हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सचिन एंड विशाल। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी सोशल स्टडी में सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 का पहला पाठ हमारे अतीत, पार्ट 3 इतिहास का पहला अध्याय जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। ये पाठ इतिहास से संबंधित है, जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित हो रहा है। कैसे, हाउ, कब, व्हेन और वेयर, कहाँ। कैसे, कब, कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो मतलब जो इतिहास में जो पुराने समय में ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में, उन ऐतिहासिक घटनाओं का हमें कैसे पता चलता है, उनकी जानकारी हमें किन किन लेखों से होती है, उसके बारे में ये पाठ है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले पाठ का सार हम समझ लेते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। तो यहाँ लेखक का कहना है कि ऐसी घटनाएं जो लंबे समय तक चलती रहती हैं, लगातार अनवरत रूप से कंटिन्यू रहती हैं, चलती रहती हैं, उनके लिए तो कोई डेट फिक्स करना गलत ही होता है। बाकी जैसे कोई विशेष समय पे कोई घटना हुई है उनके लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो एक फिक्स डेट हो गई। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो एक फिक्स डेट हो गई। बाकी जो घटनाएं मतलब लंबे समय तक चल रही है, मान लो 2-4 साल, 5 साल या अधिक साल तक, तो उनके लिए कोई फिक्स डेट तो होगी नहीं। तो एक समय था जब युद्ध तथा बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों का हुई इतिहास माना जाता था। मतलब एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने सन 1817 में 3 विशाल खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में। एक तो पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम तथा तीसरा ब्रिटिश में बांटा है। भारत पर अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अनेक इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। मतलब लेखक का कहना है कि जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था तो उनमें समानता नहीं थी लोगों में, मतलब छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक विषमता थी और वो गुलाम थे एक तरह से। मतलब उन पे अंग्रेजों का नियंत्रण था और मुक्ति नहीं थी, और आर्थिक विकास और प्रगति का जो दौर था ना, वो रुका हुआ था, और इस तरह से इसको औपनिवेशिक युग कहा गया है। और चूंकि उस समय अंग्रेजों का नियंत्रण था तो अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख स्रोत हैं। कुछ लोग थे जो कुशनवीशी और सुलेखनवीशी थे, वो दस्तावेजों की नकल बनाते थे। औपनिवेशन शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ता चला गया था और अनेक प्रकार के सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। सरकारी अधिकृत रिकॉर्ड्स से अन्य लोगों की अथवा जनता की सोच का पता नहीं चल पाता है। इसके लिए लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, आत्मकथाएं तथा अखबार आदि महत्वपूर्ण होते थे। इसमें देखिए, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है सही और गलत बताएं। सही और गलत बताने हैं आपको। देखिए, पहला वाक्य क्या है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 कालखंडों में बांटा था। बताइए सही है क्या? देखिए, इसमें जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम में बांटा था, लेकिन ईसाई में नहीं बांटा था। ये गलत है। ईसाई की जगह आएगा ब्रिटिश। किस में बांटा था? ब्रिटिश में। और तो इस तरह से ये हो गया जेम्स मिल ने, ये असत्य होगा, ये कथन असत्य हो गया, ये गलत है। दूसरा वाक्य है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये भी गलत है। तीसरा वाक्य है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं हैं? तो देखिए, इसका उत्तर क्या है?
जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। वो कालखंड थे हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में बांटा। तो ये याद रह जाएंगे आपके, याद करने इनको। उसके अनुसार भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू तथा मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। जेम्स मिल के आने से पहले किसका राज चलता था? ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू तथा मुस्लिम तानाशाहों का, हिंदू राजाओं का तथा मुस्लिम शासकों का। जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास के इस तरह से किए गए कालखंडों के विभाजन में अनेक समस्याएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देखो कौन सी समस्याएं हैं? जेम्स मिल द्वारा किया गया कालखंडों का यह विभाजन धर्म पर आधारित है। ये तो धर्म पे आधारित हो गया, हिंदू मुस्लिम इस तरह से। उसने हिंदू तथा मुस्लिम काल को धार्मिक बैर, जातिगत बंधन तथा अंधविश्वासों से भरपूर माना तथा अंग्रेजी शासन की प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना। देखिए गलत कहा उसने। इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर नहीं कहा जा सकता। किसी भी दौर में सभी धर्म एक साथ चलते हैं, मतलब धर्म के आधार पर विभाजन करना गलत होता है। प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित कर उनमें फूट डालना था। मतलब ये जो इस तरह से बांटा था ना, इसका मेन उद्देश्य अंग्रेजों का यही था कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर अपना शासन कायम करना। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा? तो इसका आंसर होगा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए, मतलब कमरे बनवाए जहाँ पे रिकॉर्ड को संधारित किया जा सके, रखा जा सके सुरक्षित। उन्होंने तहसील के दफ्तरों, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सभी के लिए उनके पृथक पृथक रिकॉर्ड रूम बनाए, मतलब पृथक पृथक कमरे बनवाए जिनमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सुलेखन विशों द्वारा दस्तावेजों की नकलें बनवाई जाती थी। देखिए 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सुलेखन विशों द्वारा दस्तावेजों की नकलें बनवाई जाती थी, मतलब उनकी कॉपियां बनवाई जाती थी, और बाद में छपाई तकनीक द्वारा सरकारी दस्तावेजों की अनेक प्रतियां बनाई जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? तो देखिए इसमें क्या अंतर होता है। इसमें मुख्य अंतर निष्पक्षता का होता है। सामान्यतः अखबार की रिपोर्ट गलत नहीं होती। इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है, जबकि अखबार घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते। ये घटनाओं का सही और विस्तृत तथा निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना रहती है। तो ये मुख्य अंतर है। तो अखबार की घटनाएं तो वास्तविक होती हैं, सच्ची होती हैं, जबकि पुलिस वाली में कुछ पक्षपातपूर्ण होने की संभावना रहती है। प्राय ये रिपोर्ट्स वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में या उन्हें खुश करने के लिए लिखी जाती हैं। इन तथ्यों को बदल दिया जाता है। इन रिपोर्टों में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी पक्षपात कर सकते हैं, और अतः यह इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित रहे तो यह संभव है कि यह गलत इतिहास प्रस्तुत होगा। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये आपको याद करने हैं और कॉपी में लिख के और रिप्लाई देना है और याद करके सुनाना है इनको। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, आपने को पाठ पढ़ा है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसको सौंपा था? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, जेम्स मिल को, वॉरेन हेस्टिंग्स को या जेम्स रेनेल को। तो इसका उत्तर होगा जेम्स रेनेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सरकारी दस्तावेज, दूसरा है अखबारों की रिपोर्ट, ये भी सही है। सरकारी दस्तावेजों से भारतीय इतिहास का पता चलता है, अखबारों की रिपोर्टों से भी पता चलता है, और यात्रियों के संस्मरणों से भी पता चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ए जेम्स रेनेल, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी ब्रिटेनिया,
या द रानी विक्टोरिया? तो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक माना गया है ब्रिटेनिया को, ब्रिटेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है आयरलैंड का, स्कॉटलैंड का, फिनलैंड का या नीदरलैंड का? तो वो था स्कॉटलैंड का। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशनवीसी का आशय है? पहला ऑप्शन है बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले, सही है। अभिलेखों को लिखने वाले, ये ऑप्शन सही हो गया पहला, तो इसका आंसर हो गया ए। देखिए दूसरा क्या लिख रखा है, बहुत खुश रहने वाले, बहुत सुंदर नक्काशी करने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन ए सही है, बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले लोगों को खुशनवीसी कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी? कब फैलने लगी थी? 18वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के मध्य तक, 20वीं सदी में? इसका ऑप्शन होगा स, 19वीं सदी के मध्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला वाक्य क्या है, आम समझ के हिसाब से खालिस्तान को तारीखों का पर्याय माना जाता है। किसको? इतिहास को। इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। दूसरा है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या होते हैं? अभी पढ़ा था ना हमने, उनके लिए होते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार होते हैं। अभिलेखागार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार होते हैं, जहाँ पे वे दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अभी आया था ना, क्या बताया था? एबस सदे वाले प्रश्न में आया था ना ये प्रश्न। तो वो होते हैं सुलेखनवीसी या खुशनवीसी लोग। ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो इसका खालिस्तान में आएगा सुलेखनवीसी या खुशनवीसी। सुलेखनवीसी, ये हाथ से ऐसा लिखा जाता है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के मध्य तक तकनीक भी फैलने लगी थी। कौन सी तकनीक फैलने लगी थी? छपाई तकनीक। कौन सी तकनीक? छपाई, मतलब छपाई मशीनें आ गई थी, मशीनों से भी छपाई होने लगी थी और विभिन्न पद्धतियां थी जो कि छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। नेक्स्ट है, के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी? इसका होगा अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता या स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। तो इनमें आपको सही गलत बताने हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। हाँ सही है, इतिहास से हमें तारीखों का पता चलता है कि कौन सी घटना कौन से समय में घटित हुई थी, तो ये सही होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। बिल्कुल गलत बात। पहले तो बहुत अच्छा था, ये अंग्रेज आए तभी उन्होंने परेशान किया था। गुलामी का दौर तो अंग्रेजों के आने के बाद ही आया था, पहले का दौर तो बहुत अच्छा था। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। तीसरा वाक्य है, डायरियों, आत्मकथाओं और संस्मरण आदि से आम पढ़े लिखे लोगों की सोच का पता चलता है। सही है, ये तो पता चलता है इनसे। तो भाई डायरियों से, आत्मकथाओं से, संस्मरण से, किस्से कहानियों से ही तो इतिहास के और पहले के लोगों की सोचों का पता चलता है ना। सोच कैसे सोचते थे लोग, किस प्रकार से सोचते थे, ये पता। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को लगता था कि दस्तावेजों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसा थोड़ी लगता था भाई, अंग्रेजों को पता था कि दस्तावेजों का तो महत्व होता है, तो सभी जानते हैं। तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही का मिलान कीजिए। देखिए ए और ब, इनको मिलाना है तो सही वाक्य बनाना है। पहला है जेम्स रेनेल। तो जेम्स रेनेल भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नहीं, ये तो गलत है। जेम्स रेनेल हिंदुस्तान के नक्शे, हाँ ये वाला सही है। जेम्स रेनेल हिंदुस्तान के नक्शे, ये सही है, ये मिलान हो गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आखिरी वायसराय थे, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? आखिरी वायसराय थे, आखिरी वायसराय थे। नेक्स्ट है, जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक थे। राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक थे। अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे और दार्शनिक भी थे। तो तीनों गुण थे इनमें। और नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अभी बच गया ऊपर वाला, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए जेम्स रेनेल कौन थे? हिंदुस्तान के नक्शे।
लॉर्ड माउंट बनाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय थे। जेम्स मिल अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक थे और वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, क्या इतिहास को केवल तारीखों का पर्याय माना जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कई ऐतिहासिक घटनाएं एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती हैं। कई ऐतिहासिक घटनाएं एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोई 4 गवर्नर जनरलों के नाम दीजिए। तो देखिए 4 गवर्नर जनरल बताने हैं अपने को। देखिए इसमें उत्तर है, पहला एक तो है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और इरविन। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और इरविन। तो ये 4 हो गए। देखिए तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए भारतीय इतिहास में मुख्यतः किसका या किनका वर्णन है? तो इसका उत्तर है, इनके द्वारा लिखे गए इतिहास में मुख्यतः गवर्नर जनरलों तथा वायसरायों की नीतियों एवं कार्यों का वर्णन है। देखिए कोई भी इंसान को कोई बखान करने के लिए कहा जाएगा तो अपनी अच्छाइयों का बखान करेगा। तो अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने अपने जो जनरल थे, गवर्नर जनरल और वायसराय थे, उनकी नीतियों और कार्यों का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कौन था? इसका उत्तर होगा, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। कहाँ का था ये? स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? तो देखिए इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश में। हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में। नेक्स्ट है, एशियाई समाजों के बारे में मिल को क्या लगता था? मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मिल को क्या लगता था कि सभी एशियाई जो समाज है ना, वो सभ्यता के मामले में, संस्कृति के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप में कितने कालखंडों में बांटा है? देखो अंग्रेजों ने तो 3 में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में, और भारतीय इतिहासकारों ने कितने में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है। एक तो प्राचीन काल, पहला तो है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। इन्होंने टाइम के हिसाब से डिवाइड किया है। प्राचीन काल पुराने समय का, मध्यकाल बीच का और आधुनिक काल जो लेटेस्ट है। तो इन्होंने 3 में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक इतिहास लेखन के कोई 2 महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। तो इसमें देखो इसका उत्तर होगा, पहला तो स्रोत ये लिख देंगे, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेजी शासन द्वारा जो तैयार किए गए थे सरकारी रिकॉर्ड, एक तो वो इसके बारे में बताते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं। महत्वपूर्ण जो लोग थे ना उस समय के विद्वान लोग, उनकी जो आत्मकथाएं हैं, उनके माध्यम से हमें भारत के औपनिवेशिक इतिहास के बारे में पता चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से क्या जानकारियां एकत्रित की जाती थी? देखिए जनगणना से, उसका उत्तर होगा, जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशनवीशी कौन होते हैं? देखिए इसका उत्तर होगा, खुशनवीशी या सुलेखनवीशी वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में आधुनिक काल को क्या माना जाता है? देखिए इसका उत्तर होगा, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विश्वास का युग माना जाता है। देखिए नेक्स्ट लघुतरात्मक प्रश्न पे आ गए हम। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास क्या है समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था, लेकिन केवल तारीखों का अध्ययन ही इतिहास नहीं है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का अध्ययन माना जाता था, पर्याय माना जाता था, लेकिन केवल तारीखों का अध्ययन ही इतिहास नहीं है। यह अलग अलग समय पर समाज में आए बदलावों का भी अध्ययन है। तीसरा बिंदु क्या होगा, इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार किस तरह के मुद्दों और सवालों पर भी लिखने लगे हैं? देखिए इसका आंसर होगा, वर्तमान में जो इतिहासकार हैं निम्न बातों पर भी लिखने लगे हैं। पहला, लोग किस तरह से अपनी आजीविका चलाते थे।
दूसरा लोग क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, किस तरह का उत्पादन करते थे। तीसरा, शहर किस तरह के बने हुए थे और बाजार किस तरह से फैले हुए थे। चौथा, रियासतें किस तरह की बनी हुई थी और नए विचार कैसे पनपे तथा संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। इस तरह से ये बातें इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इतिहास या कहानी लिखते समय उसे टुकड़ों या अध्यायों में क्यों बांटा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर ये होगा, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कोई जुड़ाव रहे। दूसरा है इसका बिंदु, इससे इतिहास तथा कहानी को आसानी से समझा जा सकता है तथा याद किया जा सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों में, कालखंडों में बांट लेते हैं ना, तो उससे समझने में सहज होता और सरलता रहती है। तीसरा है, इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर दिया जाता है जो उस इतिहास अथवा कहानी को पेश करने में मददगार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयत्न क्यों किया जाता है। इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयत्न इसलिए किया जाता है ताकि किसी एक दौर अथवा समयावधि की विशेषताएं अथवा उसके केंद्रीय तत्वों को समझा जा सके। कालखंडों में बांटने से एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों की भी जानकारी हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं थी तथा ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इस दौर का इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं। को कौन सा युग कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव, मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद तथा रीति रिवाजों व तौर तरीकों आदि में बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। भाई देखो, जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी जो परंपराएं थी वो यहाँ थोपी, नहीं तो उसके प्रभाव से यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कोशिशें की, क्या क्या प्रयास किए। तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। भाई उनके पास पावर थी, शक्ति थी, तो उन्होंने मनमानी कीमत पर चीज़ों को यहाँ से खरीदा। निर्यात के लिए उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इस तरह से उन्होंने ये परिवर्तन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागारों का क्या महत्व है। देखिए इसमें उसका उत्तर होगा, इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। ये एक तरह का मकान होता है, एक भवन होता है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। अभिलेखागारों में हम उन पत्रों और ज्ञापनों को देख सकते हैं जो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए थे, और इसमें हम जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स तथा रिपोर्टों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए सुझाव एवं निर्देश देख सकते हैं। तो सरल भाषा में कहें तो जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनको इनमें रखा जाता है, तो वो अभिलेखागार कहलाते हैं। 9वां प्रश्न है, दस्तावेजों की प्रतियां किस प्रकार बनाई जाती थीं। तो दस्तावेजों की प्रक्रिया बनाई जाती थी, देखो इसका उत्तर है, खुशनवीसी या सुलेखनवीसी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक प्रचलित होने के कारण अब इसके द्वारा दस्तावेजों की प्रतियां बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान किए जाने वाले प्रमुख सर्वेक्षण बतलाइए। अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक प्रकार के सर्वेक्षण कराए गए, जिनमें महत्वपूर्ण निम्न थे। पहला था राजस्व सर्वेक्षण, दूसरा जनगणना सर्वेक्षण, तीसरा वानस्पतिक सर्वेक्षण, चौथा प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पांचवा पुरातत्वीय सर्वेक्षण, छठा मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और सातवां वन सर्वेक्षण आदि। इस तरह से ये 7 सर्वेक्षण, कई प्रकार के सर्वेक्षण करवाए गए थे। प्रश्न नंबर 11 है, औपनिवेशिक शासन में कराए गए सर्वेक्षणों के उद्देश्य बताइए। तो इनके क्या उद्देश्य थे सर्वेक्षणों के। इसका पहला उत्तर में पहला बिंदु होगा पूरे देश का नक्शा तैयार करना। पहले तो पूरे देश का मैप बनाया गया, फिर दूसरा धरती की सतह है, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं स्थानीय इतिहासों तथा फसलों का पता लगाना। और तीसरा बिंदु था प्रशासन को समुचित ढंग से चलाने के लिए जानकारियाँ एकत्रित करना, ये उनका मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत सरकारी रिकॉर्डों से हमें क्या पता चलता है। इसका उत्तर होगा, अधिकृत सरकारी रिकॉर्डों से हमें केवल निम्न सूचनाएं मिलती हैं। पहला, सरकारी अफसर क्या सोचते थे, और दूसरा उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, तीसरा बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे।
13वां प्रश्न है सरकारी रिकॉर्ड्स की क्या सीमाएं थी, वर्णन कीजिए। अथवा इतिहास के स्रोत के रूप में सरकारी रिकॉर्ड्स का अध्ययन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर होगा सरकारी रिकॉर्ड्स निष्पक्ष नहीं होते, वे सरकारी कार्यों को जायज़ ठहराते थे, इनसे केवल सरकारी दृष्टिकोण की ही जानकारी मिलती थी। सरकारी रिकॉर्ड से यह समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। निबंधात्मक प्रश्न, आपके विचारानुसार किसी ऐसी घटना या प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय कर देना क्यों गलत है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। इसका उत्तर होगा देखो, ऐसी प्रक्रियाओं के लिए जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं कोई तारीख तय करना गलत होता है, क्योंकि समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। जैसे भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, इसके लिए भी कोई एक तारीख बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे। मतलब एक लंबे समय तक जो घटनाएं होती हैं ना, उनके लिए तो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि बता सकते हैं, और एक विशेष दिन घटित होती है तो उसके लिए तारीख बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, समझाइए। अधिकांश लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं या उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल उनसे कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरे, और इसके बाद अब कौन सा शासक उनकी गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि आसानी से बताई भी जा सकती थी। अंततः इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है और लोग उसे तारीखों से ही जोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहासों की सामान्य विशेषता बतलाइए। देखिए इसका उत्तर होगा भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहासों की मुख्य सामान्य विशेषता है कि उन्होंने जो भी इतिहास लिखे उनमें भारत के हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। इनमें दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिन, इरविन के बारे में भी खूब वर्णन किया गया है। उनके इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों और नीतियों उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। भारतीय समाज के अन्य पक्षों का इन्होंने बहुत ही कम वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई समाज, संस्कृति तथा सभ्यता विशेषतः भारत के प्रति जेम्स मिल के क्या विचार थे। इसका उत्तर होगा एशियाई समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति जेम्स मिल के विचार पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। उसने पूर्व धारणा बना रखी थी। वह अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक मानता था। उसके अनुसार सारी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। वे मानता था कि सभी हमसे पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये उसके अनुसार है। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन ही भारत में सभ्यता ला सकता था। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के संपूर्ण भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए जिससे भारतीयों को ज्ञान तथा सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह अंग्रेजी शासन से पहले यहाँ अंधकार का दौर मानता था। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंडों में बांटा गया उसकी क्या समस्याएं हैं। अन्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में बांटा है। इस विभाजन की निम्न समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने का यह तरीका भी पश्चिम से ही लिया गया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता आदि तत्वों से युक्त माना जाता है, जबकि उनके अनुसार मध्यकालीन समाज में ये विशेषताएं नहीं थी। और अंग्रेजों के शासन में, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, भारत में लोगों के पास ना तो समानता, स्वतंत्रता तथा आज़ादी ही थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। छठा प्रश्न है अंग्रेजों की किस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई।
तो इसका उत्तर है अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। वे तमाम अहम दस्तावेजों तथा पत्रों को संभाल कर रखना भी आवश्यक समझते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। अंग्रेजों की उक्त समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। पिछले 250 वर्षों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो भारत के पिछले 250 वर्षों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार से हैं। पहला है सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेजी शासन में रखे गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजी विश्वास करते थे कि इन चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक मानते थे। उन्होंने विभिन्न दफ्तरों के अलग अलग रिकॉर्ड रूम बनवाए थे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए। अभिलेखागार और संग्रहालय आदि बनवाए थे। उसमें उपलब्ध सरकारी रिकॉर्डों और दस्तावेजों से भारत के पिछले इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। सर्वेक्षण रिपोर्ट। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण रिपोर्टों से भी हमें भारत के पिछले 250 वर्षों के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अन्य स्रोत। उक्त दोनों प्रकार के स्रोतों से अधिकांशतः सरकारी अफसरों की सोच का ही पता चलता है। देश के अन्य लोगों के विचार जानने के लिए लोगों की डायरियों, यात्रियों के संस्मरणों, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं, विभिन्न पुस्तक पुस्तिकाओं और अखबारों की खबरों को स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में सरकारी अफसरों को छोड़कर देश के दूसरे लोगों के विचारों के बारे में जानने के क्या क्या स्रोत हैं? इसका उत्तर है सरकारी अफसरों के विचार अधिकृत सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें छोड़कर देश के दूसरे लोगों के विचारों के बारे में जानने हेतु अन्य स्रोतों की आवश्यकता है। इस हेतु लोगों द्वारा लिखी गई डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं एवं यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं एवं स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं आदि महत्वपूर्ण हैं। छपाई की तकनीक के महत्वपूर्ण विकास के बाद अखबारों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नेताओं और सुधारकों द्वारा किए गए लेख तथा कवियों एवं उपन्यासकारों द्वारा रचित रचनाएं भी इन स्रोतों में शामिल होती हैं। लेकिन इन स्रोतों से भी केवल पढ़ना लिखना जानने वाले लोगों के विचार ही मालूम होते हैं। तो बच्चों, हमारे अतीत पार्ट 3 इतिहास का ये पहला जो अध्याय है ये हमने पढ़ा, समझा, इसके प्रश्न उत्तर किए, कैसे, कब और कहाँ इसके प्रश्न उत्तर किए। तो आपको इनको कॉपी में लिखना है, राइट करना है और इनको याद भी करना है और रिप्लाई देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, मीट अगेन टुमारो।